उर्दू ही वो जबान थी जो मेरे कानों में सबसे पहले पड़ी होगी। मेरा रिश्ता उर्दू से बचपन में बना। हमारे अपने बच्चों को हम सबसे पहले उर्दू बोलना सिखाएं। अंग्रेजी तो वो स्कूल में सीख ही जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो नीचे जो आएगा जाएगा टाइप की हिंदी बोलनी शुरू करें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने नसीर से सीखी है वो ये कि कोई भी जबान बोलो तो खूबसूरती से बोलो। आदाब ख़वातीन व हज़रात, देखिए बिलाखिर वो सेशन आ ही गया जिसका आप सब लोगों को पूरी दिल्ली को बेसब्री से इंतज़ार था। और ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आप सब की मैं कहूँगा कि आजमाइश का वक्त है, क्योंकि जब आप 2 दिनों से इतने ज़बरदस्त सेशन सुन रहे हों और उसके बाद रत्ना जी और नसीर साहब आपसे मुखातिब हों तो बस लाला माधर और जौहर का ये शेर ही कहने को मिल सकता है साहब कि नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, नसीर साहब। हम लोग बहुत अरसे से ये कहिए कि इस फेर में थे कि किसी तरह से इनको मंटो और साहिर की बंबई से निकाल के मीरो गालिब की दिल्ली में लाया जाए। अच्छा, फैज का ये मतलब भी पढ़ा आपके लिए कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। लेकिन आज बिलाखिर 7 साल के बाद मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों इस गजल के मक्ते तक आ गए कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। तो अहले दिल्ली से ये गुजारिश है कि इस बात का सबूत दें कि वाकई अगर इनको कुएं यार से निकल के और आना हो तो सुएदार तक ही आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नसीर साहब, रत्ना जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सबको। आदाब आदाब, नमस्कार। बहुत खुशी होती है दिल्ली वापस आके, क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूं और अलीगढ़ में पढ़ा हुआ हूं, और दिल्ली वो शहर है जहां मैंने अपने पेशे की तरबियत पाई, जहां मैं 3 साल पढ़ा। और मुझे याद है सन 70 से सन 73 की बात है कि हम लोग नाटक किया करते थे, कोई देखने नहीं आया करता था। तो आज बड़ी खुशी हो रही है, काश कि मैं आज नाटक कर रहा होता। ये दिल धड़कने का सबब, ये इस सेशन का टाइटल है साहब, दिल धड़कने का सबब। देखिए हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग आप लोग दोनों, हम सब के दिल के धड़कने के सबब अलग अलग हैं, लेकिन अगर कोई एक मुश्तरका सबब है हम सब के दिल के धड़कने का तो वो है ज़बान उर्दू, जिससे हम सबको मोहब्बत है। तो नसीर साहब, मैं इसी से गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ कि आपकी हालांकि पैदाइश बाराबंकी की है जो उर्दू का गढ़ है, लेकिन आपका उर्दू से जो रिश्ता है उसका आगाज कैसे हुआ? कि क्योंकि मेरी पढ़ाई अंग्रेजी स्कूल में हुई 5 साल की उम्र से, तो मैं जो जितनी उर्दू जानता था वो भूल गया। हालांकि उर्दू ही वो जबान थी जो मेरे कानों में सबसे पहले पड़ी होगी। जाहिर है कि सबसे पहले तो मुसलमान घर में जब पैदाइश होती है तो अजान पढ़ी जाती है बच्चे के कानों में, तो गालिबन मेरे कानों में भी पढ़ी गई होगी, लेकिन वो अरबी में थी। लेकिन उर्दू मैं बोलनी भूल गया जब मैं स्कूल में गया, जो नैनीताल में था, और जहां से हर साल 3 महीने के लिए घर वापस आना होता था। मेरे वालिद अजमेर शरीफ में रहते थे, और हमारी वालदा जो थी उनसे कभी बात नहीं होती थी क्योंकि वो अंग्रेजी बोलती नहीं थी। अलीगढ़ में मैं सन 67 में गया पढ़ने, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के बाद, और पहली दफा खानदान के जलसों को छोड़ के पहली बार मैं ऐसे माहौल में रहा जहां चारों तरफ उर्दू बोली जाती थी। और धीरे धीरे मैं खुद भी बोलने लगा, क्योंकि
मुझे एहसास हुआ कि ये जबान तो मैं जानता हूं और ये जबान मुझे खुद भी बोलनी चाहिए। तब मैंने बोलनी शुरू की। उसके बाद दिल्ली आना हुआ और फिर उर्दू के नाटक मैं बहुत करना चाहता था, लेकिन इस कदर कमी है उर्दू के ड्रामों की कि मैं कर नहीं पाया जब तक मुझे कहानियां ना मिली। लेकिन जो रिश्ता पक्का हुआ उर्दू से मेरा, वो गालिब के जरिए। जब गुलजार भाई ने मुझे चुना मिर्जा गालिब का किरदार करने के लिए, तो पहली बार मेरा तारुफ हुआ उर्दू शायरी से। हालांकि उससे पहले स्कूल में जब थे तो एक आध शेर शायर गालिब साहब के मालूम थे, खास इसलिए भी कि अपनी गर्लफ्रेंड की चिट्ठियों का इंतजार रहता था। तो ये शेर तो सबसे पहले मैंने सीखा कि खत देख के मुंह देखता है कुछ तो पैगाम जुबानी और है। हालांकि कुछ पैगाम जुबानी होता नहीं था, लेकिन इंतजार जरूर किया करते थे हम। और जब मैंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ गालिब साहब की शायरी की गहराई के बारे में और उसके मानी के बारे में कुछ। ये मेरी खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है कि लोग मुझसे कहते हैं कि जब हम गालिब को तसव्वुर करते हैं तो तुम्हारी शक्ल सामने आती है। हालांकि मेरी शक्ल गालिब साहब से बिल्कुल नहीं मिलती। बाय द वे, गालिब साहब की एक तस्वीर है जो मैंने देखी है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है, क्योंकि लोग मुझसे उम्मीदें करते हैं कि मैं गालिब जिस तरह की बातें करूं, वो मुमकिन है नहीं मेरे लिए। और मेरे ख्याल से गालिब को इतनी शोर वाली महफिल में कभी कुछ सुनाना नहीं पड़ा होगा। तो रत्ना जी, यही सवाल असल में मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने तो फरमाया, लेकिन आपके लिए तो ये एक सीखी हुई जुबान है। जाहिर है कि या आपकी पहली जुबान या मादरी जुबान तो नहीं है उर्दू, इट्स अ लर्नड लैंग्वेज फॉर यू। तो आपका उर्दू से क्या रिश्ता, किस तरह से शुरू हुआ, उसका आगाज कैसे हुआ? मेरा रिश्ता उर्दू से बचपन में बना, क्योंकि मेरी माँ के बहुत सारे दोस्त, मेरी माँ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा में काम किया करती थी और उनके बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। बहुत सारे शायर उनके दोस्त थे, बहुत लेखक उनके दोस्त थे, इप्टा में काम करते थे साथ मिलकर के, ये सब साथ रहते थे। और मैं बचपन से ही उनके घरों में जाया करती थी। उनकी बातें समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल ज़बान के मानी नहीं असर करते थे मुझे, लेकिन वो साउंड और उसकी खूबसूरती, उसकी मिठास, वो कानों में बचपन से पड़ी। बोला बहुत कम मैंने, लेकिन वो मेरे कानों में वो बचपन से रही है। और जब मैं बड़ी हुई और फिर से जब एनएसडी में आई, हाँ, बाकी हिंदी फिल्मों के ज़रिए तो हम सबका कुछ ना कुछ तारुफ उर्दू से रहा है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों का तारुफ सिर्फ हिंदी फिल्मों और उनके गानों के ज़रिए बना है उर्दू ज़बान से। मेरा भी यही हाल था। और जब मैं एनएसडी आई तो यहाँ की ज़बान, जो हम लोग नाटक जिसमें करते थे, वो ज़्यादातर उर्दू होती थी। बहुत ज़्यादा आदत नहीं पड़ी मुझे बोलने की, लेकिन फाइनली जब नसीर ने इस्मत चुगताई की कहानियाँ करना शुरू की, तब पहली बार मैंने ध्यान से उर्दू सीखना शुरू की। और बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर हैं ये, बहुत पीट पीट के सही उर्दू बुलवाते हैं। कोई भी नुक्ता कहीं छूट जाए तो बहुत डांट पड़ती थी। सो इसलिए बहुत ध्यान से मैंने और हीबा ने और बाकी और काफ़ी सारे एक्टरों ने, जिन्होंने इस्मत आपा के और नाटक कहानियों में पार्ट लिया, हम सब ने बहुत मेहनत करके ये ज़बान सीखी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने नसीर से सीखी है वो ये कि कोई भी ज़बान बोलो तो खूबसूरती से बोलो, और उसके लिए मेहनत लगती है। उसके लिए अच्छी ज़बान बोलने वालों के लोगों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है, और ये मुझे बहुत वैल्यूएबल रहा है। मैं काफ़ी सारी ज़बानें बोलती हूँ और हर ज़बान अच्छी तरह बोलने की कोशिश करती हूँ। मैं इस पे भी आपसे बात करूंगा रत्ना जी, लेकिन ये बताइए कि अभी आप फरमा रहे थे कि आपने उर्दू शुरू में तो वो शेर गालिब का
इसलिए सीखा कि गर्लफ्रेंड का खत आता था या उनको लिखते थे। तो आपसे भी कुछ जो है शेर व शायरी करते हैं ये घर पे कि नहीं 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 नहीं, मगर शेक्सपियर की सॉनेट्स बड़ी खूबसूरती से रिसाइट करते हैं। तो गालिब को मैंने बहुत सुना है, क्योंकि रिहर्सल सारी घर पे ही होती थी, तो वो सारे डायलॉग और जो म्यूजिक का रिहर्सल लिपसिंग करने की मेहनत, नसीर जितनी मेहनत कम लोग करते हैं, तो वो तो हमने भी साथ में कॉन्स्टेंटली वो मेहनत की है। वो जावेद अख्तर साहब से एक बार मैंने यही सवाल पूछा था शबाना जी से कि ये आपके साथ लिए भी कुछ रोमांटिक लिखते हैं क्या, कि उन्होंने कहा इनसे ज़्यादा अनरोमांटिक शख्स कोई नहीं है। तो जावेद साहब ने फिलबदी ये जवाब दिया कि भाई ये तो वैसी ही बात है कि कोई शख्स सर्कस में काम करता हो तो घर पे भी उल्टा लटका रहे। तो बहरहाल रत्ना जी ये बताइए, आपकी ये जो डिक्शन का मामला है, आपका डिक्शन, उर्दू का जो डिक्शन है, जो तलफ़ुज़ है आपका, जो शीन काफ है, वो इतना दुरुस्त है। मेरा सवाल ये है कि अब हिंदुस्तानी फिल्में जो हैं उसमें चाहे हम लोगों को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ना याद हो, लेकिन फिल्मों के डायलॉग ज़रूर याद होते हैं, और उसका एक बहुत बहुत इम्पैक्टफुल ज़रिया है फिल्म। फैशन से लेके ज़बान से लेके डिक्शन तक सब कुछ जो है वो ये कह लीजिए कि एक तरह से फिल्म जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये बताइए कि सवाल मेरा ये है कि तलफ़ुज़ का क्या रोल, कितना रोल है फिल्म में, और दूसरा सवाल मेरा इसके बरक्स ये भी है कि क्या गलत तलफ़ुज़ का अगर रोल, इफ़ द रोल जस्टिफाइज इट, तो क्या गलत बम्बैया हो गई, गलत तलफ़ुज़ का भी कोई के लिए भी कोई स्पेस है? जैसे वो मशहूर गाना है शायद आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, सावन का महीना पावन करे शोर, तो वो करेक्ट करते हैं, वो कहती हैं शोर, तो करेक्ट करते हैं नहीं शोर। तो इसकी भी जगह है क्या? एक एक्टर का रिश्ता जबान से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हमको हर तरह की जबान बोलने की तैयारी रखनी पड़ती है। आप बुरा नहीं, अपभ्रंश या डिस्टॉर्टेड डायलेक्ट, एक्सेंट आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अच्छी जबान अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये मैंने खुद आजमा के देखा है। अगर मेरी ज़बान ठीक नहीं है, जैसा मेरे साथ इंग्लिश में प्रॉब्लम हुआ था, मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, और मेरी टीचर्स जो थी वो ज़्यादातर पारसी टीचर्स थी बम्बई में, और वो जिस तरह की अंग्रेज़ी बोलती थी वो मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट थी, मेरी वोकैबुलरी अच्छी थी, लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत था, और ये मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि मैं गलत अंग्रेज़ी बोल रही हूँ, जब तक मैंने एक्टिंग करना नहीं शुरू की। फिर मुझे ये पता चला कि डेफिनेटली मेरी अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे सुधारनी पड़ी। तब मैंने जाना कि अच्छी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर एन एक्टर। उसके बाद उस ज़बान को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। अगर डिस्टॉर्टेड आपकी ज़बान खुद है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता ऑन डिमांड, उसमें बहुत वक्त लगता है, डिस्टॉर्शन करने में कम वक्त लगता है। और मैं आजकल जो नोटिस कर रही हूँ, आमतौर जो एक्टर्स, यंगर एक्टर्स जिनके साथ मैं काम करती हूँ फिल्मों में खासकर, वो रियलिज्म के चक्कर में वो जिस तरह से बोलना उनकी जो पैटर्न बन गई है वो बहुत अनक्लियर और बहुत सिमिलर, एक ही टोन में, यू नो, अंडर द टोन। एक तो बेस में बोलने की सब लोग कोशिश करते हैं, क्लैरिटी का कोई एहसास नहीं होता, शब्दों को खा जाते हैं, एंड ऑफ मुझे ये बहुत तकलीफ देता है। इसीलिए जब उनको कहो अब साफ बोलो तो फिर अटक अटक के बोलना पड़ता है उनको, वो स्मूथली नहीं बोल पाते। हाँ, लेकिन मैं इस बात में कुछ ऐड करना चाहूँगा कि अशुद्धता की बात की आपने ज़बानों में। मेरे ख्याल से ये तो एक फितरती बात है जो कि होगी ही। अब हम हर वक्त प्योरिस्ट तो नहीं बने रह सकते। अंग्रेज़ों ने शेक्सपियर भी पढ़ना छोड़ दिया है, आप पढ़ते हैं तो किसी की समझ में नहीं आता है। लेकिन ज़बानों का मिश्रण मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें तो इस्मत आपा ने भी, मंटो साहब ने भी, गालिब साहब ने भी बहुत ही सरल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कई जगह हिंदी के भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं दिखाई देता। अगर आप बम्बई के लफंगों के बारे में कोई कहानी बना रहे हैं तो वो साफ उर्दू तो बोलेंगे नहीं,
वो वही जबान बोलेंगे जो बम्बई के लोग बोलते हैं। और अगर आप बिहार के किसी मुसलमान के बारे में कहानी बना रहे हैं तो वो उसकी वहां की जबान बोलेगा, वो खालिस उर्दू तो नहीं बोलेगा, राइट? जी एग्जैक्टली और बम्बई में कोई भी जबान खालिस तरह से नहीं बोली जाती, मराठी तक नहीं। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि हमारे अपने बच्चों को हम सबसे पहले उर्दू बोलना सिखाएं। अंग्रेजी तो वो स्कूल में सीख ही जाएंगे, वाह। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो वाह। नीचे जो आएगा जाएगा टाइप की हिंदी बोलनी शुरू करें। और हुआ यही। और फिर दूसरी बात ये कि मराठी जबान जो है वो शायद इतनी रिच ना होती अगर उसमें सैकड़ों फारसी के लफ्ज ना होते। ये बात सुन के मराठी लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं कि मराठी में फारसी के अल्फाज हैं। जाहिर है होंगे भाई, औरंगजेब ने हुक्म चलाया था उस इलाके पर, और कई अल्फाज हैं मराठी के जिनको मराठी लोग भी नहीं जानते कि ये इनका ओरिजिन जो है फारसी है। और कहीं ना कहीं आई थिंक एक कॉमन लैंग्वेज की तरफ अगर हम बढ़ने की कोशिश करें, कहीं शायद एक एस्परांतो पैदा हो जाए, सारी जबानों का जो एक जुज हो। जी हाँ, और उर्दू खुद जबान बनी हुई है हर तरह की जबानों को बोरो करके, जी है ही मिश्रण वाली जबान वो। Exactly. और ये तो हिंदुस्तान की खासियत है कि हम लोग हैं ही मिश्रण वाले, हम लोग एक फुल सैलेड बोल हैं, एक तरह का कुछ नहीं चल सकता यहाँ। नसीर साहब, एक तलफ़्फ़ुज़ पे एक शेर किसी ने मुझे सुनाया था 1-2 दिन पहले, न जाने किसका शेर है, लेकिन शेर ये है कि शीन को सीन कहा है किसी ने महफिल में, शीन को सीन कहा है किसी ने महफिल ने, तीनों नुक्तों ने हिकारत से उधर देखा है। इन साहब, जो फिल्मों की बात हो रही है और आपने अभी ये मिश्रण और इसकी जबान प्योरिस्ट लोगों की बात की, तो मेरा एक सवाल ये भी है कि फिल्मों की जो जबान है वो जिस तरह से बदल रही है, अल्फाज बदल गए हैं, हमारा सिंटेक्स बदल गया है। और मैं मुग़ल आज़म या पाकीज़ा इस तरह की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ। आपका अपना डायलॉग है कि वो जो इंसान जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको दुनिया बागी ही कहती है, या वो कौन सी, मेरे ख्याल से शराबी या किसी फिल्म में आप ये देखिए कि अमिताभ बच्चन जया प्रदा से कह रहे हैं कि फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये अल्लामा इकबाल के शिकवे में से है। तो अब क्या हो गया है साहब, ये तहजीब, ये जबान कहाँ चली गई? यानी वो तो सत्यानाश तो हो ही गई जबान। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हिंदी फिल्मों में कौन सी चीज बेहतर हुई है? उर्दू तो खैर सुनाई देती ही नहीं। एक वक्त था जब सेंसर सर्टिफिकेट पे लिखा आता था लैंग्वेज ऑफ द फिल्म, और अक्सर उर्दू होता था, हालांकि वो सब मुस्लिम सोशल्स नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उर्दू इसलिए लिखा जाता था क्योंकि शायरी जो लिरिक्स होते थे वो उर्दू में होते थे। जो डायलॉग राइटर्स थे पुराने, वो सारे पारसी थिएटर के लोग थे जो उर्दू में लिखा करते थे, और फिर उर्दू का असर तो पड़ा ही। अब गानों में ही देख लीजिए, अगर मैं मिसाल दूं तो जुल्फ या घटा या गुरूब, इस तरह के अल्फाज कहीं आपको सुनाई नहीं देंगे। किसी गाने में सुनाई देंगे तो बेहुदा अल्फाज, और बेहूदगी तो फिल्मों के उन्वानों में भी आ गई है। और उन्वानों की इतनी कमी पड़ गई है कि अब हम पुरानी गानों को का उन्वान लेके उनको फिल्म का उन्वान बना देते हैं। सागर खयामी का कथा है कि दिल लुटे जां को मिटे खासा जमाना हो गया, दिल लुटे जां को मिटे खासा जमाना हो गया, खत्म दुनिया से मोहब्बत का फसाना हो गया। कान में झुककर कहा इकबाल ने टैगोर से, इलू इलू हिंदुस्तान का कौमी तराना हो गया। नसीर साहब, शायरी का जो जिक्र हो रहा है, तो आपने अभी फरमाया भी कि एक ये पूरी जनरेशन, बल्कि 2 जनरेशंस हैं जिनका तसव्वुर गालिब का ये है कि आप ही गालिब हैं। और एक अचकन पहने, ऊंची टोपी लगाए एक साहब बल्ली मारान के गली कासिम जान से निकल रहे हैं, और फ़कीर को अपनी गज़ल गाते हुए जब सुनते हैं तो कहते हैं कि उस शायर को कौन मात कर सकता है जिसकी गज़ल सड़क पे फ़कीर और बालाखाने में तवायफ पढ़ती हो, गाती हो। तो ये बताइए कि कैसा रहा ये गालिब वाला सफ़र, और क्या ये बात सही है कि आपने पहले भी कोशिश की थी गालिब का रोल लेने की और आपको नहीं मिला था? हाँ, वो मैंने कुछ ज्यादा जल्दी ही कोशिश की। दरअसल गालिब साहब से मेरा गायबाना तो नहीं कह सकता,
लेकिन एक अननोन सा रिश्ता था, इसलिए कि गली कासिम जान में मेरे वालिद के फूफा रहा करते थे। उनके घर हम जाते थे नैनीताल से जब वापस आते थे छुट्टियों में, और तांगे में जाते हुए उनके घर मुझे बताया जाता था कि ये मिर्ज़ा गालिब का घर है। वो बहुत बड़े शायर थे। एक टूटा फूटी सी हवेली थी जो कोयले की टाल थी उस जमाने में। मैं लेट 50s और अर्ली 60s की बात कर रहा हूँ। और मैं सोचता था कि अगर ये इतने बड़े शायर थे तो फिर इनके घर की ये हालत क्यों है। ये जवाब तो मुझे मिला नहीं जब तक मैंने गालिब के बारे में कुछ सीखा नहीं। तो मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट में था, पढ़ रहा था, सन 74 की बात है, मेरे एक दोस्त ने बताया कि गुलजार साहब मिर्ज़ा गालिब पे फिल्म बना रहे हैं और वो संजीव कुमार को उसमें लेना चाह रहे हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। संजीव साहब बहुत अच्छे एक्टर थे, उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन किरदार किए हैं, उनका लोहा हर एक मानता है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब के किरदार में मैं उनका तसव्वुर नहीं कर पाया। तो मैंने कहीं से गुलजार भाई का पता लगाया, उनका पोस्टल एड्रेस, और उन्हें खत लिखा और अपनी एक तस्वीर भेजी, और मैंने कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं वो एक्टर हूं जिसकी आपको तलाश है। मैं 23 साल का था उस वक्त, और मैंने कुछ सच कुछ झूठ उस खत में लिखा कि मैं गालिब की शायरी से पूरी तरह वाकिफ हूं, बिल्कुल झूठ, कि मैं गली कासिम जान में रहा हूं, आधा सच क्योंकि मैं वहां रहा तो नहीं था लेकिन गया था जरूर, और मैं मेरठ का रहने वाला हूं जहां से गालिब की शराब आती थी। तो मैं ही वो एक्टर हूं। खैर 2 साल खत्म हो गए, मैं बंबई आ गया, भटकने लगा काम की तलाश में, थोड़ा बहुत काम मिला भी, और उसके कुछ 7 या मेरे ख्याल से 12 साल बाद गुलजार भाई के साथ मेरी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन मैंने उस खत का जिक्र नहीं किया था। मीनवाइल संजीव साहब को दिल का दौरा पड़ गया था, तो वो फिल्म जो थी वो रद्द हो गई थी। और फिर एक दिन गुलजार भाई का फोन आया कि भाई गालिब का रोल करोगे। तो मुझे लगा कि फोन मेरे हाथ से गिर जाएगा कि ये मेरा ख्वाब कैसे सच हो गया। और फिर मैंने वो रोल किया। मैं 1000 बार एहसानमंद हूं गुलजार भाई का कि उन्होंने मुझे चुना, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन रोल था, बल्कि इसलिए भी कि उर्दू शायरी से मेरा पहली बार तारुफ हुआ, उसकी गहराई से, जैसा कि मैंने कहा, और उसके प्रोफंडिटी से। वरना उससे पहले मैं समझता था कि वर्ड्सवर्थ और कीट्स और रॉबर्ट ब्राउनिंग ही शायर हैं दुनिया भर में, और शेक्सपियर और शॉ ही नाटक लिखने वाले लोग हैं, और कोई है ही नहीं। और गालिब साहब को पढ़ के जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, मैं बिल्कुल दंग रह गया। और एक दिन हिम्मत बटोर के मैंने गुलजार भाई से कहा कि भाई मैंने आपको एक खत लिखा था सन 1974 में। इस बात को तकरीबन 12 साल हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे वो खत कभी मिला नहीं। तो बावजूद इसके कि वो खत उन्हें मिला नहीं, उन्होंने मुझे चुना, जबकि बहुत से लोग इस चॉइस के खिलाफ थे कि भाई वो बड़ा गुस्वर आदमी है और बड़ा ये है और बदज़बान है वगैरह वगैरह, जो मैं शायद था। और लेकिन गुलजार भाई ने मुझ पर भरोसा रखा, और मेरा उर्दू से इश्क वहां से शुरू हुआ, गालिब से। तो मैं एक सवाल पूछने की जुर्रत कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें। आपको क्या लगता है इन रिट्रोस्पेक्ट कि ये सीरियल और बेहतर हो सकता था, ख़ासतौर पे जहाँ तक इसमें कुछ शेरों के डिक्शन और तलफ़ुज़ का सवाल है? मसलन अगर आप इजाज़त दें कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, ये शेर है, उसको जब आप ऐसे पढ़ते हैं इस मिसरे को कि बना है शाह का मुसाहिब, तो वो मीटर से उतर जाता है। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? अगर दोबारा आपसे कहा जाए तो आप रोल करेंगे गालिब का? बेशक, अगर मैं वो रोल दोबारा कर सकता तो मैं मेरे ख्याल से उससे बेहतर करता जो मैंने किया है। उस वक्त मेरी समझ जरा लिमिटेड थी, शायरी के बारे में भी, शेर किस तरह बोला जाता है इसकी भी समझ नहीं थी, और इसकी भी क्रिटिसिज्म हुई मेरे परफॉर्मेंस में कि भाई इसको शेर पढ़ने नहीं आते। तो मैंने ये तनकीद सर आंखों पे ली कि भाई हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि
अब शेक्सपियर मैंने बहुत पढ़ा है स्कूल में भी और कॉलेज में भी और उसके बाद भी, और ये जो पेंटामीटर वाला जो मामला है मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता जी कि वो डा 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 इस तरह ही बोले जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। मुझे लगता है कि जो भी मुकालमा है उसको जितनी सच्चाई आप दे सकते हैं जी। देनी चाहिए। ये जरूर है कि एक गजल को या एक नज्म को आप परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ अल्फाज को आप वजन देकर जी। उसके मानी और साफ कर सकते हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है। तो यकीनन अगर गालिब दोबारा बने और अगर बजट थोड़ा सा ज्यादा हो ताकि हम बाकी किरदार में भी अच्छे एक्टरों को ले सके। मेरे ख्याल से गुलजार भाई भी सोचते होंगे ये। और बहुत बड़ी बात, वो बीटा पे रिकॉर्ड हुआ था, टेप जी हाँ, पे। मैं- मतलब वो क्वालिटी भी देखो क्या हो गई है। जी। हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहा, हमारे पास किसी चीज का हमने रिकॉर्ड ही नहीं बचाया हिंदुस्तान में। आलम आरा पहली पिक्चर, उसकी एक प्रिंट नहीं बची, वाह। सारा जल गया पूना में पड़ा पड़ा, गुलजार किसी भाई- को पता भी नहीं। गुलजार भाई इसको 16 mm में शूट करना चाहते थे, अच्छा। प्रोड्यूसर नहीं माना क्योंकि उसे जरा यकीन नहीं था कि कोई भी इसे देखेगा। हालांकि सोहराब मोदी साहब की फिल्म बहुत कामयाब हो चुकी थी, जी लेकिन ये 3 घंटे की नहीं, ये कोई 8 घंटे की फिल्म थी। और गुलजार भाई भी खुद मानते हैं कि शुक्र है कि वो फिल्म नहीं बनाई उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो वो उस 3 घंटे में एक्सप्लोर ना कर पाते जी वो 8 घंटे सीरियल में पूरे कर- एक्सप्लोर कर पाए। और वो प्रोड्यूसर जो था उसकी बेवकूफ़ी के क्या कहने कि उसने इंसिस्ट किया कि वीडियो पर ही शूट होना चाहिए। और आज जब आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि उसकी क्वालिटी बहुत बुरी तरह घट गई है। हालांकि कैमरा वर्क बहुत ही बेहतरीन है उसमें। नसीर साहब, ऑडियंस की भी ये ख्वाहिश होगी कि कुछ तो पढ़ी है कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराहना हुआ। अरे ये तो खूब सुनाई दिया आपको। मैं जरूर पढ़ूंगा। मुझे उम्मीद थी कि ये फरमाइश जरूर आएगी। मैं गालिब साहब की एक ऐसी नज्म आपको सुनाना चाहता हूं जो मुझे हिफ्स नहीं है। मैं जरा बीच बीच में उसको पढ़ के भी सुनाऊंगा, जिससे शायद ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं हैं। अब मैं ये न थी हमारी किस्मत या दिले दिले बेताब तुझे हुआ क्या है, मैं नहीं सुनाने की जहमत करूंगा, क्योंकि अगर ये नज़में आप सुनना चाहते हैं तो मुझसे कहीं बेहतर आवाज वाली बेगम नूरजहां या मेहदी हसन खान साहब या जगजीत भाई की आवाज में आप सुन लें यूट्यूब पर बड़ी आसानी से। मैं आपको एक ऐसी नज़म सुनाना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि सही रिप्रेजेंटेटिव है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की, जो एक अर्जी है जो उन्होंने नज्म की शक्ल में लिखी थी बहादुर शाह जफर बादशाह को, कि उनकी पेंशन जो मिला करती थी वो हर 6 महीने के बजाय उनको हर महीने मिल जाया करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये मैंने इसलिए नहीं कि आप लोग वाकिफ नहीं है, हालांकि इसका आखिरी मिसरा हर एक ने सुना होगा यकीनन, कि ये गालिब साहब की पूरी शख्सियत सामने लाती है। उनका जबान पर को इस्तेमाल करने का फन, उनकी बेजोड़ राइमिंग, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका मजाहिया हिस्स, उनकी खुददारी, उनका अहम, उनकी एरोगेंस, उनकी अपने आप को पहचानने की कुव्वत कि मैं कौन हूं और क्या हूं और जमाना मुझे नहीं जानता, और खुशामद करने की भी आदत ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। उनके शराब का शौक, उनके रात का जुआ के वगैरह वगैरह, इन सब चीजों का जिक्र है। किसी चीज पर पर्दा नहीं डाला उन्होंने। और मुझे ये बेहद पसंद है, इसलिए मैंने इसको चुना है आपको सुनाने के लिए। और अगर सीखने की बात यह है कि अगर किसी की खुशामद करनी हो तो इस तरह करो। तो ये इसका उन्वान नहीं है, लेकिन अल्लामा इकबाल साहब ने जो गालिब के बारे में कहा था वो थोड़ा सा दो जुमले में आपको सुनाना चाहता हूं। तेरे फिरदौस से तखय्युल
से है कुदरत की बहार, तेरे फिरदौस तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरी किश्त फिक्र से जगते हैं आलम सब्जवार। वाह वाह। तो ये अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया, और मैं अब आपको गालिब साहब की ज़बानी उनकी ये अर्जी सुनाता हूं। ए शहनशाह आसमां औरंग, ए शहनशाह आसमां औरंग, ए जहांदार आफताब आसार, था मैं एक बेनवाए नोशा गोशा नशीं, था मैं एक बेनवाए गोशा नशीं, था मैं एक दर्दमंद सीना फिगार। तुमने मुझको जो आबरू बख्शी, हुई मेरी वो गर्मी बाजार, कि हुआ मुझसा जर्राए नाचीज, रूशनहा से सबाबितो सैयार। वाह। शाद हूं लेकिन अपने जी में, कि हूं बादशाह का गुलाम कार गुजार, खानाजाद और मुरीद और मद्दा था हमेशा से ये अरीजा निगार। बारे नौकर भी हो गया सद शुक्र, निस्बतें हो गई मुशख्खस चार। न कहूं आपसे तो किससे कहूं, न कहूं आपसे तो किससे कहूं, मुद्दाए जरूरी उल इजहार। कुछ तो जाड़े में चाहिए आखिर, वो तो दिल्ली में रहने वाले खूब अच्छी तरह जानते हैं। कुछ तो चाहिए जाड़े में आखिर, ता न दे बाद जमहरीर आजार। जिस्म रखता हूं है अगरचे नजार, वाह। कुछ खरीदा नहीं इस बरस, कुछ बनाया नहीं अब की बार। रात को आग और दिन में धूप, भाड़ में जाएं ऐसे लैलो नहार। आग तापे कहां तक भला कोई, आग तापे कहां तलक इंसान, धूप खाए कहां तलक जानदार। मेरी तनख्वाह जो मुकर्रर है, उसके मिलने का है अजब हंजार। रस्म है मुर्दे की छमाई एक, रस्म है मुर्दे की छमाई एक, खल्क का है इसी चलन पे मदार। मुझको देखो तो हूं बक़ैद हयात, मुझको देखो तो हूं बक़ैद हयात, और छमाही हो साल में 2 बार। बस कि लेता हूं हर महीने कर्ज, और रहती है सूद की तकरार। मेरी तनख्वाह में तिहाई का शरीक हो गया साहूकार। आज मुझसा नहीं जमाने में शायर नफ्स गो और खुश गुफ्तार। अपनी शेखी भगारने में से भी बाज नहीं आते कभी भी। आज मुझसा नहीं जमाने में शायर नफ्स गो और खुश गुफ्तार। जुल्म है जो न दो सुखन की दाद, जुल्म है अगर न दो सुखन की दाद। कहर है अगर करो ना मुझको प्यार। आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह, ता न हो मुझको जिंदगी दुश्वार। खत्म करता हूं अब दुआ पे कलाम, शायरी से नहीं मुझको सरोकार। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। अच्छा, इसके बाद फौरन बादशाह सलामत ने यह हुक्म दे दिया था कि उनकी तनख्वाह माह ब माह कर दी जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब आपका। रत्ना जी, आपसे मेरा एक सवाल ये था कि आप इस्मत और मंटो को जो आपने ड्रामेटाइज किया, क्या ये आपका पहला तजुर्बा था ओरिजिनल उर्दू लिटरेचर को ड्रामेटाइज करने का, या इससे पहले भी ओरिजिनल उर्दू अदब जो है आपका रेपर्टरी का हिस्सा रहा है? और उसके बारे में कुछ बताएं जरा हम लोगों को कि कैसा रहा वो। नहीं, ये पहली बार, इनफैक्ट ये पहली बार मैंने हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में इस्मत और मंटो को पढ़ा। मैंने उनका सिर्फ अंग्रेजी तर्जुमा इससे पहले पढ़ा था जी। और ये उनकी कहानियां तो बिल्कुल मेरे लिए रेवलेशन थी। मैंने कभी सोचा नहीं था। थैंक्स टू नसीर एंड उसकी गालिब के प्रेपरेशन, मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ी सुनी, और
सचमुच एक खजाना है उनकी राइटिंग में, क्योंकि ये बहुत ही कंटेम्पररी राइटिंग मुझे लगी। मुझे इंडियन काफ़ी सारी अपनी राइटिंग जो पर्टिकुलरली मैंने थोड़ा बहुत हिंदी गुजराती में पढ़ा था जो, और मराठी में सुना था, मुझे बहुत डेटेड लगती है कई बार। मैं पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाती, हिस्टोरिकली और पर्सपेक्टिव मुझे मिलता है, लेकिन वो मेरी ज़बान नहीं बोल रहा है, मुझसे बातें नहीं कर रहा है। Whereas मंटो और इस्मत ये दोनों मुझसे बातें कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे मसलों पे बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। एंड उनकी कंप्लीटली नॉन सेंटिमेंटल अदा जो गालिब में भी है, जो फैज़ में है, बहुत रोमांटिक है लेकिन अनसेंटिमेंटल है। वो इमोशन को अंडरलाइन नहीं करते। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है। आमतौर पर मुझे बाकी उर्दू पोएट्री और राइटिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल लगता है मुझे, और ख़ासकर हिंदी फिल्मों ने जिस तरह से इस्तेमाल किया है उसका, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल लगता है। मगर दिस वाज रियली फ्रेश एंड कंटेम्पररी एंड वाइब्रेंट, तो मेरा तो इमीडिएटली कनेक्ट बना उनसे। और किस तरह से इसको प्रोड्यूस करेगा नसीर और किस तरह से उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल कोई अंदाज नहीं था हम किसी को भी। इनफैक्ट मुझे बहुत परेशानी थी कि कोई नहीं देखने आएगा, बम्बई में है कौन जो उर्दू सुनता समझता है और इंटरेस्ट रखता है, आएगा कौन इस तरह का नाटक देखने। एंड सच बात है कि पिछले 21 साल से हम लोग वो नाटक कर रहे हैं, दुनिया के हर कोने में किया है, और कंप्लीटली लोगों को समझ में आता है। हर लफ्ज़ चाहे ना समझ में आए, लेकिन बात समझ में आती है, खूबसूरती ज़बान की दिखती है, और एक इंटेलेक्चुअल कनेक्ट बनता है ऑडियंस के साथ, जो मुझे बहुत ही ज़रूरी लगता है हमारे काम में। हम लोग जिस तरह का काम फिल्मों में करते हैं वो एक अलग तरह का काम है, लेकिन थिएटर में जो हम काम करते हैं वो डेफिनेटली लोगों तक बात अपनी पहुंचाने की बहुत स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है हमारी जी। और इतने बढ़िया राइटर्स के विचार दूसरों तक पहुंचाने का मन करता है सारा वक्त। उनकी जबान तो है ही खूबसूरत, लेकिन इनके विचार कितने मॉडर्न और कितने फैंटास्टिक है, ये बात पहुंचाने का मन करता है। ये एक बार मैं किसी ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है कि ये एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी कपल है, उनके यहाँ ये तय हो चुका है कि जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो शौहर लेंगे और जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो बेगम साहिबा लेंगी। मसलन छोटे छोटे डिसीजंस ये कि हम लोगों को मकान कहाँ खरीदना है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, बच्चे किस स्कूल में पढ़ने जाएंगे, पैसों का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। बड़े बड़े डिसीजन जो शौहर साहब लेंगे वो ये, मसलन ईरान इराक वॉर होनी चाहिए कि नहीं, क्लिंटन। तो ये बताइए कि ये थिएटर में जो आप लोग साथ काम करते हैं, तो हाउ इज इट वर्किंग विद नसीर साहब एज अ डायरेक्टर? ओह वंडरफुल। झगड़े बहुत होते हैं हमारे, फॉर्चुनेटली हम लोग मैनेज कर लेते हैं, एक दूसरे की बात भी सुनते हैं, एक दूसरे को झटक भी देते हैं कभी कभी, इट्स ओके। मगर जो मुझे बहुत ही अनयूजुअल और कमाल की चीज़ मेरे लिए तो जो रही है कि नसीर टीचर होने के साथ डायरेक्टर भी हैं, और दोनों काम बहुत सहजता से और बहुत स्मूथली एक से दूसरे में जाता है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमारी कंपनी के सारे लोगों के साथ। एंड इस तरह से हमारी कंपनी में एक्टर की डेवलपमेंट पे इन अ वे ज़्यादा जोर दिया जाता है, रादर दैन काम कितना बेहतर हो और कितना फैंसी हो और पसंद आए लोगों को। सो इस वजह से वक्त बहुत लगाते हैं हम काम करने में, और ये बहुत फ़ायदे का है मेरे लिए। एंड नसीर एज अ डायरेक्टर इज़ एन एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड डायरेक्टर, और मगर फाइनल डिसीजंस डेफिनेटली नसीर लेता है, क्योंकि एक इस तरह के काम में एक व्यक्ति का नज़रिया बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। नसीर साहब, आपने अभी फरमाया रत्ना जी ने कि ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि एक्टर्स का डेवलपमेंट हो, तो आपके ख्याल से एक एक्टर के लिए भी और एक डायरेक्टर के लिए भी ये कितना ज़रूरी है कि वो अदब को पढ़े, उसकी क्लासिकी पढ़े, और नॉट ओनली उस ज़बान में जिस ज़बान में उसको वो काम करता है, बल्कि और ज़बानों का अदब भी पढ़े? देखिए,
मैं पढ़ने को बेहद ज़रूरी समझता हूं, लेकिन मेरी अपनी औलाद जब ये बात नहीं समझती कि उन्हें पढ़ना चाहिए, तो मैं और किसी को क्या समझा सकता हूं। पढ़ने की आदत ही ख़त्म होती जा रही है और बेहद मुझे घबराहट होती है इस बात से कि एक LED लाइट के ज़रिए ही पढ़ा जाता है, अगर पढ़ा जाता है तो, और पढ़ा भी बहुत कम जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर शुरुआत अपनी ही ज़बान से करें तो बहुत गनीमत है। तर्जुमों के फेवर में मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी से जो हिंदुस्तानी में जो तर्जुमे होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी ज़बान को किसी दूसरी ज़बान में तर्जुमा करने के लिए उन दोनों ज़बानों पर महारत हासिल होनी चाहिए। ये इतना काफ़ी नहीं है कि भाई मैं उर्दू बहुत अच्छी समझता हूँ इसलिए मैं इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करूँ, इस तरह बात नहीं चलती। तो ख़ास तौर से ड्रामे मैं बिल्कुल तर्जुमे वाले पसंद नहीं करता, और इसीलिए मुझे तलाश थी कि हम अंग्रेज़ी नाटक, यूरोपियन नाटक करने के बजाय हम ऐसी कुछ चीज़ करें जो हमारी शख्सियत से जुड़ती हो, जो हमारे वजूद से जुड़ती हो। और इस्मत आपा की कहानियों ने मेरे लिए ये खिड़की खोल दी। उसके बाद मेरा हिंदुस्तानी अदब से तारुफ बढ़ना शुरू हुआ। ये तर्जुमे पे बात हो रही है तो मैं एक सवाल और पूछता चलूं कि आपकी जो खुदनविश्त है, योर मेमोर्स, आपने हालांकि वो उर्दू में जो छपी है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने ओरिजिनली उर्दू ही में लिखी हो, हालांकि पहले अंग्रेजी में आई थी वो। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो ये कहा, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के, क्योंकि मेरे ख्याल से भले ही मैं उर्दू ज़्यादा रवानी से बोलता, अंग्रेज़ी ज़्यादा रवानी से बोलता हूँगा, लेकिन मैं सोचता उर्दू में ही हूँ मेरे ख्याल से। अच्छा, जी हाँ, वाह। और क्योंकि वही मेरी है और उसकी खुशबू और उसकी नफासत से वो मेरे दिल के अंदर है, उसका जवाब है नहीं। और उर्दू, जैसा कि रत्ना ने पॉइंट आउट किया, उर्दू भी कई ज़बानों का मिश्रण है। इट्स नॉट अ प्योर लैंग्वेज, इट हैज़ बोरोड फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस। तो वो ज़बान जो हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में बोली जाती थी, उस ज़बान का इस्तेमाल मैंने करने की कोशिश की, जो ज़बान हर एक समझ सके। और वो उर्दू में भी छपी है और देवनागरी में भी छपी है, लेकिन बिल्कुल वही वर्जन है जी। उसमें कोई फ़र्क नहीं है। नहीं। अब पब्लिशर साहब फरमा रहे थे कि नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जगह क्या कहते हैं, नजूम मगरिबी नॉर्थ उसको उर्दू में कर दिया जाए, उसको उर्दू में कर दिया जाए। तो खैर, हाँ, तो वो मैंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं होगा जी। और मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ ट्रांसलेशन को। अच्छा, बिल्कुल विपरीत है मेरा ओपिनियन, क्योंकि ट्रांसलेशन के बगैर तो मुझे कुछ भी एक्सेस नहीं मिलता भाई। वर्ल्ड पोएट्री का कोई एक्सेस ना मिलता, वर्ल्ड लिटरेचर का कोई एक्सेस ना मिलता। मैं सैमुअल बेकेट को कैसे पढ़ती, वो भी तो तर्जुमा किया है उन्होंने। तर्जुमा अच्छा होना चाहिए, ये मैं फुल्ली अग्री हूँ। उतनी ही मेहनत लगनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन तर्जुमा होना ही चाहिए, ये भी मैं इतना स्ट्रांगली मानती हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर तर्जुमा ना होता तो हम तक पहुँचती ही ना। राइट, एब्सोल्युटली, मैं इस बात से सहमत हूँ। मेरा प्रॉब्लम है तर्जुमों की, बहुत सारे तर्जुमों की क्वालिटी से। एब्सोल्युटली, और अभी गूगल ट्रांसलेट माशाल्लाह क्या करता है। रत्ना जी, आप तो ह्यूमरस रोल्स, मिजाहिया रोल्स के लिए बहुत मशहूर हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि उर्दू में तो मिजाह का एक बहुत बड़ा मकाम रहा है, बहुत अहम मकाम रहा है। कैसे कैसे राइटर्स, शायर जो हैं वो गुजर गए, अकबर इलाहाबादी, शौक बहराइची, दिलावर फिगार। अगर आप नस्र में ले लीजिए तो शौकत थानवी और मुश्ताक अहमद यूसुफी। वैसे ही हिंदी में भी हास्य और व्यंग्य जो है उसका बहुत बड़ा मकाम रहा है। और जैसा कि मार्क ट्वेन ने शायद कहा कि अगेंस्ट द असॉल्ट ऑफ लाफ्टर नथिंग कैन स्टैंड। लेकिन आज जो ह्यूमर का, जो मिजाह का जो मेयार है, जो स्तर है, वो खा वो राइटिंग में हो, खा वो शायरी में हो, वो इट्स बॉर्डरिंग ऑन वल्गैरिटी और बड़ा छिछोरापन सा भी एक हो गया है, या फिर मिसोजिनी है, सेक्सिज्म है, बीवी को के खिलाफ जो है वो मजाक करना वगैरह वगैरह। तो आपका क्या ख्याल है कि ह्यूमर कैसा होना चाहिए? ओ माय गॉड, कैसा होना चाहिए? ये कोई प्रिस्क्रिप्शन तो कोई नहीं दे सकता कि कोई लिटरेरी वर्क कैसा होना चाहिए।
मगर डेफिनेटली हमारे यहाँ जो है वैसा नहीं होना चाहिए, ये मैं सहमत हूँ आपसे इस बात को लेकर। हम लोगों ने ह्यूमर खास करके पॉपुलर कल्चर में, और पॉपुलर कल्चर से मेरा जिक्र है थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म, इन एरियाज़ में, एंड ऑफ कोर्स मैंने हास्य कवि सम्मेलन वगैरह देखे हैं, तो उस लेवल की मैं बात कर रही हूँ। और अभी स्टैंड अप कॉमेडी, अगर हम इस बैंड को लें तो मैं ये मानती हूँ कि ह्यूमर में सबसे कम एफर्ट और मेहनत हमारे देश में एक्सपेंड होती है। हालांकि ये सबसे मुश्किल काम है इसको सही तरह से करना। इसके लिए लोगों को ट्रेन होना पड़ता है, राइटिंग इस तरह की होनी चाहिए, एंड एक खुला एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां आप चीज़ें कह सकें। पुराने ज़माने में वो एटमॉस्फेयर था। हर फोक थिएटर का ट्रेडिशन जो हमारे देश के कोने कोने में है, उसमें डेफिनेटली लोकल ह्यूमर का एक एलिमेंट हुआ करता था। जब सारे पावरफुल लोगों की खिंचाई होती थी और वो लोग मानते थे, सुनते थे और शायद कुछ हद तक समझते भी थे, और ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सोसाइटी माना जाता था। अब हम लोग तो हर चीज़ से ऑफेंड हो रहे हैं। जिन चीज़ों से ऑफेंड होना चाहिए, बैड जोक्स, उससे नहीं ऑफेंड होते हम लोग। I mean, मुझे तो बहुत ही परेशानी होती है जिस तरह का काम मैं देखती हूँ हिंदी फिल्मों में, जिस तरह से ह्यूमर को इस्तेमाल किया गया है। एक दो फिल्मों को छोड़ करके बहुत ही लोअर दर्जे का ह्यूमर, बगैर स्किल के, बगैर विट के ह्यूमर मैं देखती हूँ ऐसे सब मीडिया में। हालांकि लोगों की बोली में वो नहीं है। जिस तरह के ताने कसते हैं, जिस तरह से एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, बम्बैया जबान में भी आप जेन्युइनली फनी अंदाजे बयां होता है, वो हमारी थिएट्रिकल वर्क में कभी नहीं दिखता, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है और वो मेहनत हम करने को तैयार नहीं है। जी नहीं साहब, ये जो एक जिसको कहा था एक फिल्म की एक जॉनरा था जिसको कहा था मुस्लिम सोशल, तो ये इसमें आपको लगता है किसी तरह की स्टीरियोटाइपिंग भी हुई है कि एक नवाब साहब हैं, टोपी पहने, शेरवानी पहने और वो आदाब अब्बा जान कर रहे हैं? ऐसे तो हम लोग उर्दू वाले घर पे नहीं बोलते हैं। अगर चाहा। जी हाँ, जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि बैठे सुन रहे हैं, अल्लाह मियां बैठे सुन रहे हैं ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की फिल्मों से उर्दू का फायदा ज्यादा हुआ है या उर्दू का नुकसान ज्यादा हुआ है? नुकसान हुआ है, क्योंकि एक गलत इंप्रेशन दिया गया। और हिंदी फिल्मों ने कौन सी कौम को छोड़ा है, कौन सी कौम को बख्शाया, आप मुझे ये बताइए। स्टीरियोटाइपिंग की तो मास्टर हैं। सिखों का मजाक उड़ाया जाता था, पारसियों का मजाक उड़ाया जाता था, ईसाइयों का मजाक उड़ाया जाता था। मुसलमान हमेशा एक खुददार दोस्त होता था जो हीरो की जान बचाते हुए मर जाता था, एंड में मरता जरूर था। और ह्यूमर पैदा करने के लिए मोटी औरत, दुबला मर्द, ड्रंकन आदमी, बस यही अपने पास ऑप्शंस थे ह्यूमर के लिए। दूसरों की मुसीबतों पर हंसना एक नेशनल सिफत है हमारी। अपने ऊपर हंसना हमको नहीं आता। वाह वाह। अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए तो हम बुरा मानते हैं, हम दूसरे का मजाक उड़ाते हुए वक्त दो दफा नहीं सोचते। और हमारी फिल्मों ने इस बात को इनकरेज किया है, और बहुत ही कंसिस्टेंटली एनकरेज किया है और डिलिबरेटली एनकरेज किया है। कितनी मुद्दत हो गई, 100 साल हो गए हमें फिल्में बनाते हुए। बहुत ढिंडोरा पीटते हैं हम लोग, 100 साल से वही फिल्म बना रहे हैं, ये बात कोई नहीं कहता। और 100 साल पुराना ट्रेडिशन है ये कि इस कौम का मजाक उड़ाओ, उस कौम का मजाक उड़ाओ, और ये करो वो करो, और ये कर सकते हो वो नहीं कर सकते। तो आपको लगता है ये बॉलीवुड जो है इस तरह का कि हमारा ये एक तस्वुर है कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतर फिल्में बनती हैं, ये कोई बबल है? बिल्कुल। और ये बबल फूटने कौन कहता है हिंदुस्तान में बहुत अच्छी फिल्में? सॉरी, तस्वुर है। किसके दिल में? नहीं, बनती तो बहुत हैं, अब बहुत कम बन रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये बबल फूटेगा यकीनन। क्योंकि जिस तरह की फिल्में ईरान से आ रही हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आ रही हैं, उनको अगर आप देखिए तो ये अफ्रीका, अगर आप कोरियन फिल्में देखें, आप थाईलैंड की फिल्में देखें जी, वो कहीं 1000 गुना बेहतर हैं हमारी फिल्मों से। और हम अपनी छाती पीट रहे हैं कि भारी सारी दुनिया में बॉलीवुड की फिल्में देखी जा रही हैं। एक तो इस बॉलीवुड लफ्ज से मुझे बेहद सख्त नफरत है, और जैसे कि हॉलीवुड ही एक रेफरेंस पॉइंट है दुनिया भर में, और जिस तरह से हिंदुस्तानी खाना खाया जा रहा है दुनिया भर में, अब हमारी हिंदी फिल्में भी दुनिया भर में देखी जा रही हैं।
भाई हिंदुस्तानी खाने में कुछ दम होता है, इसीलिए वो खाया जा रहा है। वाह। और कौन सा खाना ऐसा है जिसको आप हिंदुस्तानी कह सकते हैं? कश्मीर का खाना या केरला का खाना या बंगाल का या महाराष्ट्र का या गुजरात का या यूपी का या हिंदुस्तानी खाना कौन सा होता है? और क्योंकि इट हैज सब्सटेंस। हिंदी फिल्मों का बबल ये फूटेगा, मुझे इसका यकीन है, क्योंकि सब्सटेंस नहीं है उसमें, और वो सिर्फ एक मकसद से ये फिल्में बन रही हैं, और वो मकसद हर एक को मालूम है। बहुत शुक्रिया इस जवाब का। और आप सब लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि नसीर साहब को फैज़ से बहुत निस्बत है, फैज़ अहमद फैज़ से। कल मेरी बात हो रही थी मोहतरमा ज़हरा निगाह साहिबा से, ज़हरा आपा से फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे फैज़ का एक किता सुनाया। मैं वो पेश कर देता हूँ आपकी नज़र, और फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि फैज़ की कोई नज़म पढ़ दें। और वो किता ये है कि हम खस्ता तनों से मोहतसिबो, हम खस्ता तनों से मोहतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरते में। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। नसीर साहब आपसे दरखास्त है कि फैज़ की एक नज़म जरूर पढ़ें। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नज़म है जिससे आप सब वाकिफ होंगे, सुबह आज़ादी। जो कभी कभी लगता है कि आज के लिए लिखी गई है। ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं, जिसकी आरजू लेके चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। वाह। जवान लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार शहराहों से, जवान लहू की पुरस्रार शहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े। पूरी याद नहीं है, कोशिश कर रहा हूं। दयार हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें, बदन बुलाते रहे। बहुत करीब थी लेकिन रुख सहर की लगन, बहुत करीब था हसीना ने नूर का दामन। सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत नूर, सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत नूर, सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिलो गाम। बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, निशात वस्ल हलाल व अजाब हिज्र हराम। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन। वाह। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारे हिज्र का कुछ असर ही नहीं। कहां से आई बादे सबा किधर को गई, अभी तक चराग सरे रह को कुछ खबर ही नहीं। अभी गीरानी शब में कमी नहीं आई, अभी गीरानी शब में कमी नहीं आई। निजात दीदाए दिल की घड़ी नहीं आई, बढ़े चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़े चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। आज सुबह ही मैं मुश्ताक यूसुफी साहब का एक इक़्तिबास पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं फैज़ साहब से मिलने गया लंदन में, तो मुझसे बोले कि आप बैठिए, मैं ज़रा हाइड पार्क टहल के आता हूँ। इतनी देर में एक मोहतरमा आ गई, तो मुझसे बोले आप हाइड पार्क टहल आइए, मैं बैठता हूँ। तो बहरहाल मेरा आखिरी सवाल है, वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जो फरमाइश है इंतसाब की वो भी आप पढ़ दीजिए। और आखिरी सवाल आप दोनों से है, रत्ना जी आपसे भी, नसीर साहब आपसे भी,
कि हम जब उर्दू अदब की बात करते हैं या किसी भी अदब की बात करते हैं तो हम अपने पुराने असातिज़ा को याद करते हैं, गालिब, मीर, और आगे आइए तो इकबाल, फैज़, रघुपति साहब, फिराक गोरखपुरी, बृजनारायण चकबस्त और कितने ना जाने इस तरह के नाम हैं। ये बिल्कुल सही है कि इनको याद करना चाहिए, इनके बगैर अदब हम समझ नहीं सकते। लेकिन आगे क्या है? ये लोग सब खुद निहायत फॉरवर्ड लुकिंग लोग थे, गालिब खास तौर पे निहायत फॉरवर्ड लुकिंग लोग थे। आने वाली नस्लों के लिए हम एक किस तरह की लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं? एक इंडिविजुअल लेवल पे हर शख्स जो है वो रेख्ता नहीं बना सकता। जैसे संजीव सराफ साहब, हैट्स ऑफ टू हिम, लेकिन हर शख्स संजीव सराफ नहीं है। तो हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं कि हम इस जुबान को जिंदा और पाइंदा रखें आगे? रत्ना जी, और अपनी पूरी तहजीब को, सिर्फ जुबान क्यों, उर्दू एक मुकम्मल तहजीब का नाम है। जी, एक्चुअली वो तहजीब एक तो बहुत ही कुछ लोगों में सीमित है, उसको ज़रा सा फैलाने की ज़रूरत है। मैं जो बाहर से बोल रही हूँ, जो क्योंकि मेरा ये एटमॉस्फेयर बचपन में तो डेफिनेटली नहीं रहा तो मेरे लिए मैं बड़ी हुई उसके बाद ही ये तहजीब से मेरी वाकफियत हुई है और मैंने बहुत कुछ पाया है। और इस तरह से जो इंटरकल्चरल हमारे कंट्री के अंदर ही जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो कॉलेज में और कॉलेज के बाद प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने चाहिए। मुझे लगता है कि एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और वो एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन है वो तो है ही है, बट सेल्फ एजुकेशन ये तो कोई रोक नहीं सकता ना मुझे। और आज इंटरनेट के ज़माने में जो सब कुछ मेरे लिए हासिल है, मैं अपने आप को एजुकेट किस तरह से कर सकती हूँ? किसी भी ज़बान में दिलचस्पी रखती हूँ तो उस ज़बान के बारे में कैसे अपने आप को एजुकेट कर सकती हूँ, और किस तरह से मैं एटलीस्ट अपने आसपास ये बात फैला सकती हूँ। कम से कम वो ज़बान अपने आप खूबसूरती से तो बोल सकती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। आई थिंक ये मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोग कर पाते हैं नाटक में और ये वो तो करते ही हैं। जी नसीर साहब, जब मैं कहीं कोई ड्रामा पेश करता हूं तो बहुत से नौजवान मेरे पास आते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई ये हो नहीं सकता, मेरे पास वैसे ही बहुत लोग हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, तो फिर हम क्या करें, हम कहाँ से शुरुआत करें? तो मैं उनसे कहता हूं कि शुरुआत अगर तुमको इतनी ख्वाहिश है तो तुम्हें रोक कौन रहा है? एक कहानी उठाओ, एक नज्म उठाओ, एक 2 किरदार का नाटक उठाओ और अपने एक दोस्त को बुलाओ और उसके साथ करो। अपने 6 दोस्तों को बुलाओ कि वो देखें, थिएटर हो गया आपका। जी, तुम उस दिन का इंतजार मत करो कि कब मुझे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब मुझे बहुत बड़ा बजट मिलेगा और कब मुझे बहुत अच्छा प्रोड्यूसर मिलेगा। ऐसा होने वाला नहीं है। अगर जो हमारे बस में है, अगर हम वो भी नहीं करते तो हम ये कहां से उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी बदलाव आएगा, जब हम खुद जो हमारा फर्ज है उसको हम नहीं मानते। अगर एक भूखा बिल्ली का बच्चा आपके दरवाजे पर आता है और आप उसको दूध नहीं पिला सकते तो आपको क्या फिक्र होगी कि दुनिया में कौन कौन से जानवर खत्म होते जा रहे हैं? जो आपके बस में है वो कीजिए और वो ही हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब का नसीर साहब। अब मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इस सेशन का इख्तिताम आप इंतसाब सुना के कीजिए। आज के नाम और आज के गम के नाम, आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम के जो है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। किलरकों की अफसुर्दा जानों के नाम, किरम खुर्दा दिलों और जुबानों के नाम, तांगे वालों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, कारखानों के भूखे जियालों के नाम। ये शेर जरा मुश्किल है, मुझे भी बहुत वक्त लगा इसको समझने में, लेकिन जब से मैं इसको समझा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं इसे पढ़ता हूं या इसको दोहराता हूं, इस ख्याल से कि जमीन पर खुदा के नुमाइंदे किसान, हमारे भाई और बहन, उनको कितना अपने सब्र का इम्तिहान देना पड़ा
ठिठुरती सर्दी में और कड़कती गर्मी में भी। बादशाह जहां वालिये मां सिवा नायबुल्लाह फिल अर्द दहकां के नाम, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए। एक हाथ जमीन से अंगुष्ठ पटवार ने काट ली, बाकी मालिये के बहाने सरकार ने काट ली। जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई है। उन दुखी माओं के नाम, उन दुखी माओं के नाम, रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं से संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से संभलते नहीं। उन हसीनाओं के नाम, उन हसीनाओं के नाम जिनकी आंखों के गुल चिलमनों और दरीचों में बेकार सज सज के मुरझा गए हैं। उन ब्याहताओं के नाम जिनके बदन बेमोहब्बत रियाकार सेजों पे सज सज के उकता गए हैं। बेवाओं के नाम, गलियों मोहल्लों कटड़ियों के नाम जिनकी नापाक खाशाक से चांद रातों को आके करता है अक्सर वुजू, जिनके सायों में उठती है आहो बुका, जिनकी सायों में करती है आहो बुका आंचलों की हिना, चूड़ियों की खनक, काकुलों की महक, आरज़ूमंद सीनों की अपने पसीने में जलने की बू। तालिब इल्मों के नाम, पढ़ने वालों के नाम, तालिब इल्मों के नाम, वो जो असहाब तबलो अलम के दरों पे किताब और कलम का तकाजा लिए आए पहुंचे, पर घर लौट के ना आए वो मासूम, वो जो भोलेपन में अपने नन्हे चिरागों में लौ की लगन लेके पहुंचे, जहां बंट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए। उन असीरों के नाम, उन असीरों के नाम जिनके सीनों में फरदा के शब्ताब गौहर, जिनके सीनों में फरदा के शब्ताब गौहर जेल खानों की शोरीदा रातों की सर सर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए हों। उन असीरों के नाम जिनके सीनों में फरदा के शब्ताब गौहर जेल खानों की शोरीदा रातों की सरसर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए हैं। और जितने नौजवान यहाँ मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हैं, ये आखिरी 3 मिसरे आपके लिए हैं। आने वाले दिनों के सफीरों के नाम, आने वाले दिनों के सफीरों के नाम, वो जो खुशबुए गुल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए हैं। इसके बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है कि तस्कीन दिले महजू न हुई, वो सैये करम फरमा भी गए, इस सैये करम को क्या कहिए, बहला भी गए, तड़पा भी गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, नसीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हर साल जश्न रेख्ता में आके ये यकीन और पुख्ता हो जाता है कि उर्दू जिंदा रहेगी, उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जब तक इंसानियत जिंदा है, जब तक मोहब्बत जिंदा है, तब तक ये ज़बान, ये तहजीब भी जिंदा रहेगी। और बकौल अली सरदार जाफरी कि वो जिसके फैज़ से गालिब हुआ था नगमा सरा, वो जिसके फैज़ से गालिब हुआ था नगमा सरा, ज़बान वो जिसको दिल्ली की आबरू कहिए, रवानी ऐसी कि गंगा की खाइए कसमें, और जवानी ऐसी कि जन्नत की आबजू कहिए, और उठे
तो मौजज़े नुत्क को दुआ दीजिए, गिरे तो आंख से टपका हुआ लहू कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और अगले साल फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।